जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री की और केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो पहला न्यूमेरिकल है, अगर हम उसकी तरफ देखें, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, लुक एट दैट, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डिकम्पोजिशन मीन्स को हमने तोड़ देना है, इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, यहां पर लिखा होना चाहिए था स्टेटमेंट में नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। एक रिवर्सिबल रिएक्शन में ये बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो आपके सामने ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कहा यह जा रहा है कि इसमें इन्होंने कंसंट्रेशन दी हुई है। अब N2O मतलब डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन दी हुई है, नाइट्रोजन की भी दी हुई है और ऑक्सीजन की भी दी हुई है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन दी हुई है 1.1 यूनिट सबका मोल पर डीएम क्यूब होगा। इसका भी मोल पर डीएम क्यूब होगा, इसका भी मोल पर डीएम क्यूब होगा, इसका भी कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होता है। तो लिहाजा 1.1 इसकी वैल्यू है। ठीक है, सबसे पहली वैल्यू जो है डेफिनेटली वो इसी की होगी, और फिर जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास नाइट्रोजन की होगी, और जो तीसरी वैल्यू है वो हमारे पास ऑक्सीजन की होगी। नाइट्रोजन की वैल्यू 3.9 है, तो 3.90 पूरा कर लें, और इस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन की वैल्यू है 1.95। तो ये आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। अब होगा क्या यहाँ पे, हमने इसको सॉल्व कैसे करना है कि हमने बेसिकली वो कह रहे हैं कि केसी आपने मालूम करना है, यानी कि एक जो फॉरवर्ड वैल्यू जा रही है और जो रिवर्स वैल्यू है उसका रेशो आपने निकालना है। तो आपको याद होगा कि केसी का फॉर्मूला सीखा था प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। तो हमारे पास प्रोडक्ट में ये दो गैसेस हैं, और इसके अलावा रिएक्टेंट्स में जो है वो एक कंपाउंड है। तो अब आपके सामने जो इसकी मोलर वैल्यूज़ होती हैं वो कोफिशिएंट बन जाएंगे, इसका 2 बन जाएगा, और नाइट्रोजन का जो है वो 2 बन जाएगा, और ऑक्सीजन का एज इट इज़। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, इनकी हमने कंसंट्रेशंस प्लेस कर देनी है जो कि डाटे में गिवन है। तो लिहाजा हम इनकी कंसंट्रेशंस भी प्लेस कर देते हैं। अमूमन बच्चे यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, क्या ये सही करेंगे? क्या ये प्लस लगाना ठीक रहेगा? लिहाजा ये प्लस लगाना जो है वो ठीक नहीं रहेगा, जस्ट बिकॉज कि हमने हमेशा जो प्रोडक्ट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ये प्लस नहीं लगेगा, अमूमन बच्चे लगा देते हैं, सो डोंट डू इट। हमारे पास यहाँ पे N2O की वैल्यू क्या है 1.1, और इस तरह से नाइट्रोजन की वैल्यू जो है दैट इज़ 3.90, और इस तरह से हमारे पास O2 की जो वैल्यू है दैट इज़ 1.95, और यहाँ पे हम स्केयर करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्केयर है, और यहाँ पे भी हम स्केयर करेंगे, और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा अगर 3.90 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी स्केयर करते हैं 3.90 को, तो हमारे पास आंसर आएगा, यानी 2 दफ़ा आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो लिहाजा 3.90 को अगर हम स्केयर कर लें तो हमारे पास आंसर आएगा 15, और 1.95 तो एज इट इज़ रह जाएगा, और उसके अलावा 1.1 का अगर हम स्केयर करें क्या आएगा? 1 कैसे आएगा? 1.1 का 1 आएगा। 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1.1 मल्टीप्लाई बाई 1.1, तो ये हमारे पास का आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का स्केयर 1 ही होता है। वो आई कंफर्मिंग के पॉइंट के बाद जो 1 है क्या उसको भी कोई आंसर निकल सकता है, क्योंकि 1 से वैल्यू इंक्रीज़ कर गई है। वैसे काफ़ी टेक्निकल सा है। सो 15 को मल्टीप्लाई करें 1.9 से तो आंसर आएगा 29, और 1 से डिवाइड कर देना है इसको आपने। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द रॉन्ग आंसर। तो स्टूडेंट्स अगर हम इनकी वैल्यूज़ जो है प्लेस कर चुके हैं, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करें
तो यहाँ पे जो 3.90 का अगर आपने स्केयर लेना है, 3.90 इसका अगर आपने स्केयर लेना है तो आपके पास आंसर आएगा 15.21 और डेफिनेटली मल्टीप्लाई कर देंगे आप किससे, 1.95 से। 1.95 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 29.6। फिर आगे काफ़ी नंबर्स हैं, आप 65 कर लें और फिर आपने इसका 1.1 का स्केयर लेना है तो 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 तो आंसर 1.21 आएगा, 1.21। तो अगर हम 1.21 को जो है क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे पिछली वैल्यू से, यानी कि अगर 3.90 मल्टीप्लाइड बाय 3.90 फिर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1.95 and that is being divided by 1.21. The answer is 24.51. 24.51। तो ये इसका एक सुटेबल और राइट आंसर है जो आप बैक साइड ऑफ दी बुक से चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इस न्यूमेरिकल में ये कहा जा रहा है, आपने इसको टेक्निकली थोड़ा सा देखना है। इसमें बेसिकली इक्वेशन दी नहीं जा रही है, तो आपने थोड़ा मेंटली सोच कर इक्वेशन बनानी है, खुद बनानी है, और फिर डेफिनेटली हम केसी की वैल्यू डाल सकेंगे। तो लिहाजा आप देखें, हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोजेस, यानी आपने इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड को ब्रेक डाउन करना है आपने इसका। सो लुक एट दैट, हमारे पास ये है हाइड्रोजन आयोडाइड और ये डीकम्पोजेस। कॉमन सेंस से आप इसका जवाब देखें, आपने जो पीछे पढ़ा है, इसको जब हम तोड़ते थे तो क्या बनता था, हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन मॉलिक्यूल बनता है। तो ये डीकम्पोजिशन हो गई है, टू फॉर्म लिखा भी हुआ है, टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन, टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अब नेक्स्ट डेफिनेटली इनकी कंसंट्रेशंस दी जा रही है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड दी जा रही है, दैट इज समथिंग लाइक 0.078 और यूनिट आपको पता है इन सबका मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। केसी का यूनिट डिफरेंट होता है। एंड द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि आप 2 मोल लेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई है। आपने पहले इक्वेशन बनानी होती है और बाद में उसको बैलेंस भी करना होता है, तो लिहाजा आपने बैलेंस कर लिया है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आपके इस एरो के इस तरफ भी उतने ही मोल्स हों, उस तरफ भी उतने ही मोल्स हों, तो केसी का कोई यूनिट नहीं होता। नो डाउट इनमें ये जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, इनका यूनिट है, इनका यूनिट मैं आपको बता भी रहा हूँ, दैट इज मोल पर डीएम क्यूब। ये शर्त होती है, इनका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब भी होता है। और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी इन्होंने दी हुई है, राइट। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर दिस रिवर्सिबल रिएक्शन। चलें स्टूडेंट्स, ये मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया यहाँ पे, हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू ये है और आप अभी बुक में देखें वहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों की एक ही कंसंट्रेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो आप ये लिख भी सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, स्टेटमेंट मैंने यहाँ से मिस कर दी है। सो ये मैंने H लिख दिया गलती से। सो ये इसका भी यूनिट क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब, और इसका यूनिट भी क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। अब आपने केसी की वैल्यू जो है वो पुट इन करनी है, तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स आपको याद होगा। तो अब हमारे पास ये प्रोडक्ट है, दिस नॉट द प्रोडक्ट, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। तो हमने अब हाइड्रोजन को जो है वो ऊपर लिखना है और उसके बाद जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसको हम नीचे लिखेंगे। और इस तरह से आपको ये 2 मोल यहाँ लिखना पड़ेगा। आपको पता है ये जो मोल्स होते हैं ये बाद में कोएफिशिएंट बन जाते हैं, पावर बन जाते हैं। अब डेफिनेटली आपने नेक्स्ट लेवल पे क्या करना होगा, इनकी वैल्यूज डालनी होगी कंसंट्रेशंस की। तो हाइड्रोजन की आप वैल्यू पुट करेंगे 0.11 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, प्लस नहीं डालना आपने यहाँ पे, ठीक है। मुंह बच्चे यहाँ प्लस डालते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। आयोडीन एंड यहाँ पे आपने डालना है 0.011 वंस अगेन। और स्टूडेंट्स आपने यहाँ से हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू भी डालनी, दैट इज़ 0.78, सॉरी दैट इज़ 0.078। और फिर इसका आपने क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। अब कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या होगा जी। तो स्टूडेंट्स अब हम अगर इसकी वैल्यूज़ प्लेस कर दें तो वैल्यूज़ प्लेस करने के बाद आपको नज़र आ रहा है 0.011 जो कि यहाँ स्टेटमेंट जो है वो नहीं लिखी हुई थी, लेकिन मैंने आपको यहाँ वैल्यूज़ बता दी हैं, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले। सो यहाँ पर आपने इनकी वैल्यूज़ प्लेस कर देनी है। उसके बाद अब नीचे भी आपने डेफिनेटली हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू स्क्वायर कर लेनी है। 2 मोल्स यूज़ हो रहा है, कोएफिशिएंट 2 लगेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.121 × 10⁻⁴ आपकी कैलकुलेटर पे आंसर आएगा।
और उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6.08 इंटू 10 आएगा आपके पास। सो लेट मी यूज़ द कैलकुलेटर। इसमें हमने क्या करना है नेक्स्ट, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। सो 1.21 डिवाइडेड बाई 6.08, इसको करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 0.199, और आगे भी बहुत से डिजिट्स आ रहे हैं 0.199। अब आपको पता है नीचे वाली वैल्यू जो है 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁴ है, ऊपर आके प्लस हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्या होने वाला है कि इन दोनों को आप आपस में देख लें। 0.199 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब -1 का नीचे आपने 10 से जाके इसको डिवाइड कर देना है। सो आपके पास ये जो वैल्यू आई है जो अभी आपने निकाली थी, इसको 10 से आप डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 10, तो आपके पास 0.019 आंसर आएगा, 0.019। सो आई थिंक सो दैट इज अ वेरी सूटेबल एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। स्टूडेंट्स अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है और कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। यहाँ लिखा जा रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो एक रिएक्शन करते हैं, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की शक्ल में आपको नजर आ रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड बन रही है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 1500 केल्विन। देखिए कोई भी रिएक्शन हो किसी ना किसी टेम्परेचर पे तो वो किया जा रहा होता है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए ये सारे टेम्परेचर इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, तो आपने टेम्परेचर को कहीं यूज़ नहीं करना कहीं पर भी डाटे में, तो लिहाजा लेकिन फिर भी कोई भी रिएक्शन हो वो किसी ना किसी टेम्परेचर पे तो हो रहा होता है, तो लिहाजा इन्होंने फिलहाल मेंशन कर दिया और इसका यूज़ कोई नहीं। सो द Kc फॉर दिस रिएक्शन इज 1.1 × 10⁻⁵। द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि यहाँ पे अब ये Kc की वैल्यू दे रहे हैं और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी दे रहे हैं नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। ठीक है, नाइट्रोजन की वैल्यू क्या दे रहे हैं 1.7 इंटू 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब यूनिट होगा, आपको पता है इसका, क्योंकि इसका भी मोल पर डीएम क्यूब होगा, इसका भी मोल पर डीएम क्यूब होगा। और इस तरह से हमारे पास जो ऑक्सीजन की वैल्यू आ रही है दैट इज ऑल्सो मोल पर डीएम क्यूब 6.4 इंटू 10⁻⁻3। और फिर वो ये बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन के कितनी बनी, हमने इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। तो एज सिंपल एज दैट, जैसे हम करते हैं हम वैसे ही करेंगे। Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। इस वक्त ये हमारे पास प्रोडक्ट है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, और डेफिनेटली ये 2 मोल्स है तो 2 जो है ये क्या बन जाएगा, इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा। और नीचे हमारे पास प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स जो है वो 2 हैं, तो यहाँ पर हम रिएक्टेंट्स को जो है वो इस तरह लिख लेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, 1-1 मोल है तो लिहाजा कोएफिशिएंट यहाँ पे 1-1 ही होगा। अब हमने कंसंट्रेशंस को प्लेस करना है। द वेरी बिग फैक्ट इज कि हमारे पास अब नाइट्रस ऑक्साइड की कंसंट्रेशन नहीं है, हमारे पास तो Kc की कंसंट्रेशन है, राइट। सो Kc की कंसंट्रेशन क्या है वो आपको मैंने बता दी। दे आर राइटिंग व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 15 द Kc फॉर दिस रिएक्शन इज, यानी कि उन्होंने Kc की कंसंट्रेशन दी हुई है। सो Kc की कंसंट्रेशन दी हुई है, सो दैट इज समथिंग लाइक 1.7 इंटू 10⁻³ right, is that fine? 1.1 sorry, that is 1.1 इंटू 10⁻⁵। अब ये हमारे पास Kc आ गया है। अब देखो नाइट्रस ऑक्साइड की वैल्यू उन्होंने नहीं दी हुई है, बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि निकालनी है आपने, राइट। सो आप एज इट इज लिख देंगे इसको, या एक्स लिख दें, एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख दें। सो नीचे हमारे पास नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की वैल्यूज गिवन है। सो आपको याद है ये हमने थोड़ी देर पहले लिखा। सो नाइट्रोजन की क्या वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁻3, एंड आई होप आपको नजर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें ये आपस में मल्टीप्लाइड होंगी वैल्यू। सो नेक्स्ट हमारे पास 6.4 10⁻⁻3। सो ये भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो नाउ वी हैव टू सॉर्ट इट आउट। अब आपको पता है ये वाली वैल्यूज इधर आगे से क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड हमारे पास एक साइड पे निकल आएगा। सो आई विल जस्ट रियली सॉल्व इट ओवर हियर। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमारे पास स्क्वायर के साथ ही इधर ही रह जाएगा, ऐसे ही है क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये वाली वैल्यूज आकर इधर क्या हो जाएंगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो इस तरीके से क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 1.1 इंटू 10⁻⁵, ठीक है जी। उसके साथ ही हम लिख लेंगे 1.7 इंटू 10⁻⁻3, और उसके साथ ही हम लिख लेंगे 6.4 इंटू 10⁻⁻3। ले जी, हमारे पास अब ये सिचुएशन क्रिएट होगी। अब आपको पता है कि जब हमारे पास A.B.C हो और पावरें 2, 1, 3 हो, तो जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई, और पावरें ऐड हो जाती हैं। ये रूल है ना अलजेब्रा का।
तो लिहाजा ये क्या होगा, ये पावरें हम जो हैं बेस 10 के साथ देख लेते हैं। सो लेट मी हैव अ कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में इसको सॉर्ट आउट करते हैं। 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 6.4, एम आई राइट विद दिस? सो ये हमारे पास 11.68 आएगा, 11.968 इसका हमारे पास आंसर आएगा। और देखें ये हम क्या करेंगे, बेस 10 द पावर -5, बेस 10 द पावर -3, बेस 10 द पावर -3, इज दैट फाइन? अब क्या करेंगे, 11.968 अब क्या हो जाएगा इंटू 10 रेज़ द पावर, बेसिस सबकी सेम है, पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो -5 -3 -3। अब देखो हमारे पास क्या है, -5 -3 तो आंसर -11 आएगा इसका। तो 11.968 इंटू 10 रेज़ द पावर -11। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि शुरू में क्या था, अगर आपको नजर आ रहा है, शुरू में यहाँ स्क्वायर था। अब डेफिनेटली ये स्क्वायर तो खत्म करना है आपने, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लें आप, तो यहाँ पर भी आप अंडर रूट ले लेंगे, राइट? सो यहाँ पर भी आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, और स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल करेंगे। अब क्या होगा, ये स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एम आई राइट विद दिस? और ये आपके पास अब NO की वैल्यू आ सकती है। सो दिस इज योर आंसर, राइट? दिस इज योर आंसर। लेकिन अगर आप कहें नहीं सर इसको सॉल्व करें आप, तो ऐसे करें, आप अंडर रूट लिखें कैलकुलेटर पर, 11.968 लिखें मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ द पावर -11 लिख लें, और कैलकुलेटर को दबाया तो 3.45 इसका आंसर आएगा। सो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट छोटी सी मैं बात आपसे और शेयर करूंगा। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि अगर आप अंदर पहले पॉइंट अपनी मुतलका जगह पे लगवा लें तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर 1.1 कर लें, 1.196 राइट 8 इंटू 10 रेज़ द पावर 1 इंटू 10 रेज़ द पावर -11, ठीक है? अंडर रूट ख़त्म नहीं किया ना अभी मैंने, अंडर रूट तो है अभी, ठीक है? इसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में बेसिस सेम है, फिर पावरें ऐड हो जाएंगी। तो 1.1968 इंटू 10 रेज़ द पावर -10 हो जाएगा। इज इट फाइन? ये स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। अब क्या करेंगे आप, अब आप ये करेंगे कि अब ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे। 1.1968 इंटू 10 रेज़ द पावर -10, आई थिंक सो पूरा ब्रैकेट लेंगे और फिर 1/2 लिख लेंगे। और आपको पता है 2 1s are 2 5s are, तो लिहाजा इसका आंसर जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको 1.1968 इंटू 10 रेज़ द पावर -5। तो आई होप ये आंसर होगा आपकी बैक साइड ऑफ द बुक पे। तो दैट इज वेरी सूटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इसका आंसर कंसीडर कर लें। अभी मैंने जब इसका अंडर रूट लिया था तो वो उसका आंसर भी कोई 3 पॉइंट समथिंग विद पावर आ गया था, तो दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, दैट वाज ऑल्सो फाइन, इट वाज गुड आंसर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जस्ट डोंट यूज कैलकुलेटर सो मच, तो इतना अंडर रूट को इतनी बड़ी वैल्यू के साथ स्क्वायर ना बनाएं, हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो फिर सिंप्लीफिकेशन के तरीके से ये इसका आंसर बनेगा, एंड दैट इज ऑल्सो राइट। लेकिन अगर आप NO का स्क्वायर रूट लगा देंगे, यहाँ तक कर देंगे, तो ये भी आंसर सही है, लेकिन सॉल्व नहीं किया होगा। तो एग्जामिनर ऑलवेज वांट कि जो मुश्किल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व किया जाए, तो लिहाजा आप सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर खुश होगा आपसे, और आपको पता है आपने एग्जामिनर को खुश करना आता है। एंड आई होप कि आप खुश करेंगे, चाय पिला के नहीं, पैसे दे के नहीं, काम करके। जी तो स्टूडेंट्स बात करते हैं आपसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि हमारे पास नाइट्रोजन है, रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन के साथ और अमोनिया बना रही है, ठीक है? फॉर्म का मतलब बना रही है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन आपने रिएक्टेंट के तौर पे लेनी है, हाइड्रोजन आपने रिएक्टेंट के तौर पे लेनी है, और फिर आपने बना देनी है अमोनिया। और डेफिनेटली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये 2 मोल लें आप, तो ये 3 मोल हो जाएगा। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको बैलेंस नहीं करते इक्वेशन को, तो फिर मसाइल पैदा होंगे। तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, सही बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि कंसंट्रेशन क्या है जी मिक्सचर में, कंटेन 0.31 मोल पर डेसिमल 0.50 मोल पर डेसिमल नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यानी ये नाइट्रोजन की वैल्यू बताई जा रही है 0.31, और फिर 0.50 जो है ये बताई जा रही है वैल्यू हाइड्रोजन की रिस्पेक्टिवली। उसके बाद बताया जा रहा है Kc की वैल्यू, यानी कि एक नई चीज़ बताई जा रही है कि अब आपको अमोनिया की कंसंट्रेशन नहीं बताई जा रही, अब आपको किसकी कंसंट्रेशन बताई जा रही है?
Kc की 0.50 ये कंसंट्रेशन है, फिर डेफिनेटली इस इक्वेशन के लिए जो है वो यूनिट है इसका Kc का, इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, क्योंकि डेफिनेटली अब हमने इसका यूनिट तो हमने आगे लिखना नहीं, Kc का यूनिट ऑलरेडी दिया हुआ, Kc की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। जब Kc की वैल्यू दी हो तो हमें उसके यूनिट को मालूम करने की क्या ज़रूरत है, उसकी तो वैल्यू हमें पता है। जब हमने Kc की वैल्यू फाइंड करनी हो फिर हम डेफिनेटली फाइंड करेंगे, फिर लिखेंगे तो यूनिट भी लिखेंगे ना Kc का। तो लिहाजा हमें Kc के यूनिट की टेंशन लेने की बात नहीं है इस इक्वेशन में। अब आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू फाइंड करने लगे हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका क्या था, इसका क्या था, तो भाई इसका भी मोल पर डीएम क्यूब ही होगा ना। तो लिहाजा जस्ट फाइंड आउट दिस थिंग। सो हम फॉर्मूला प्लेस करेंगे, फॉर्मूले में आपको पता है Kc किसके बराबर आता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। तो प्रोडक्ट आपके पास अमोनिया है इस वक्त और रिएक्टेंट आपके पास नाइट्रोजन गैस है, और इसको आप कंसंट्रेशन में ले लेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके बाद इसका कोएफिशिएंट बनाएंगे। इसका कोएफिशिएंट बनेगा 2, इसका कोएफिशिएंट बनेगा 1 और इसका कोएफिशिएंट बनेगा 3। अब इनकी वैल्यू प्लेस करेंगे आप, ठीक है। तो इसकी Kc की भी वैल्यू प्लेस करेंगे, Kc की वैल्यू 0.50 प्लेस करेंगे। अमोनिया की आपने मालूम करनी है तो उसको एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद आपने नाइट्रोजन हाइड्रोजन की वैल्यू पता दी है, भी मैंने बताई आपको 0.31 है और एक की वैल्यू 0.50 है, और ये हम कर लेंगे। तो देयर इज समथिंग लाइक डिस्टॉर्शन, तो ये हम कर लेंगे राइट। तो उसके बाद क्या सीन होने वाला है, अब ये जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं इसका हमने क्यूब नहीं लिया ना यहाँ पे, एम आई राइट, क्यूब बनता है ना, क्यूब नहीं बनता, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, यू नो। सो लेट मी हैंडल इट। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये उठाकर हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू डू इट। अमोनिया है जिसका साथ ऊपर क्या है, स्केयर्ड है, और हमारे पास 0.50 है, और साथ क्या है 0.31 है, और साथ क्या है 0.50 वंस अगेन है, और क्यूब है। इसको सॉल्व करेंगे राइट। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.0193, और यहाँ पर डेफिनेटली अब अमोनिया है हमारे पास, स्केयर्ड अमोनिया, यू नो। और जब आपको पता है कि प्रॉब्लम्स हो इस तरह की, यानी a स्क्वेयर्ड इज इक्वल्स टू 2 हो, तो या लेट्स से दैट 4 हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, इसको काट देंगे, इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो एक आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह समझ लें आप, ये वैल्यू है। इसका भी स्क्वायर रूट ले लें यहाँ पे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, ये से कट जाएगा, पीछे अमोनिया रह जाएगा, है ना। और इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा ये बताएं आप, 0.14 अब मोल पर डीएम क्यूब यूनिट इसलिए लगेगा क्योंकि अमोनिया का यूनिट जो है वो मोल पर डीएम क्यूब ही होता है राइट। इसका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब ही होगा, ये हमें शुरू से ही पता था। इस तरीके से हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गए हमारे न्यूमेरिकल्स। तो हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है द ग्रेट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले एक्सरसाइज को भी हल कर लेंगे, लिहाजा वो वीडियोस भी लाजमी देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का ख्याल रखिएगा, जाते हुए सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको फॉलो करें।